और वेग में जो परिवर्तन करता है वो वेग के स्थान पर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जितना भी आएगा उतने गुनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो एच की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो गई। मीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगा लेंगे। जी की वैल्यू 10 है, बस एम निकालना है। एम कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। सर डब्ल्यू बराबर होता है 1/2 एम इंटू V2² माइनस V1², ये होता है। इस पॉइंट पर आते आते मैक्सिमम इसकी जो स्थितिज ऊर्जा जितनी भी थी पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बन चुकी होगी। न्यूटन भार वाली कोई लड़की 60 वॉट की शक्ति, इस लड़की की शक्ति भी दे रखी है। पावर कितनी है भाई, इसकी पावर है 60 वाट के बराबर होता है और ये 746 वाट ही निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सवाल का जवाब क्या होगा, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर होगा। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 64वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 63 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें समझा था कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। ऊर्जा दो प्रकार से हमने समझी थी, यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। फिर यांत्रिक ऊर्जा को भी दो भागों में बांटा था हमने, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हमने डिटेल में पिछली क्लास में समझा था और हमने ये भी समझा था कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, ज्वार भाटा के माध्यम से हम कैसे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे तमाम सवालों का जवाब हमने पिछली क्लास में दिया था। उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लें, क्योंकि आज की क्लास जो है ना वो कल की क्लास से लिंक करते हुए होगी। वैसे आप किसी भी क्लास को ना देखें, लेकिन हाँ, आज की क्लास तो पिछली क्लास से 100% लिंक करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कल की क्लास में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को डिटेल में समझा दिया था। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से कौन से आंकिक प्रश्न आते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है और वहां से कैसे आंकिक प्रश्न आएंगे हम वो समझेंगे। उसके बाद ऊर्जा और कार्य प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, उसको हम समझेंगे और उससे संबंधित क्या न्यूमेरिकल आता है वो भी हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। और अंत में हम समझेंगे कि शक्ति क्या होती है और शक्ति से संबंधित किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो हमने कल की क्लास में गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला आपको बताया था और स्थितिज ऊर्जा का हमने ये वाला आपको फॉर्मूला बताया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों फॉर्मूले आते होंगे और पिछली क्लास आपने देख ली होगी। अब हम इन फॉर्मूलों पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ज़्यादा तो मैं न्यूमेरिकल नहीं कराता हूँ, ये थ्योरीज की क्लास है। आगे जब फिजिक्स पूरी खत्म कर देंगे उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, यूनिट वाइज न्यूमेरिकल। लेकिन उतने न्यूमेरिकल तो मैं कराकर चलूंगा जो थ्योरी के माध्यम से वो पूछे जा सकते हैं नॉर्मल से। तो ये वाले हम वही न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये क्या है, 50 किलोग्राम वाली एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो इसमें क्या दिया है, एक तो एम दे दिया है, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में हमें एम चाहिए और हमको चाहिए उसका वेग, तो वेग भी दिया है, एम और वी दोनों दे रखा है। तो इस सवाल में गतिज ऊर्जा आराम से हम निकाल सकते हैं। पहले एक काम करना, वीडियो को रोक कर इन चारों सवालों को आप अपने हिसाब से सॉल्व करना और उसका उत्तर निकाल लेना, फिर हमारे आंसर से आप मैच करना। तो चलो हम इस सवाल को करते हैं। सर डायरेक्ट इसकी हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, के बराबर 1/2, यहाँ पर एम की वैल्यू है 50 किलोग्राम, तो यहाँ 50 रखेंगे और गुणा कर देंगे वी, ये 5 है और 5 का हो रहा है स्क्वायर। तो अगर हम इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये 25 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 625 जूल, क्योंकि ऊर्जा होती है ना वह जूल में होती है। तो 625 जूल आएगा इसका आंसर। तो देखो ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ऑप्शन लिखने की इसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है, बस फॉर्मूला है, डेटा है, सॉल्व करो, आंसर निकालो। 625 जूल इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तथा उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। देखो जब ऐसा सवाल आता है कि हमने उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया है और वेग उसका 3 गुना कर दिया है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है, मतलब गतिज ऊर्जा जिस चीज में परिवर्तन पूछता है कितना, मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जिसमें चेंज पूछा है उसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, ये होता है। तो हमें बस ऐसा जब भी सवाल पूछता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर ध्यान देना होता है।
इसके फॉर्मूले में वेरिएबल में दो हैं, एक है द्रव्यमान और एक है वेग। तो द्रव्यमान में जो परिवर्तन करता है वो वहीं का वहीं हम रख देंगे, और वेग में जो परिवर्तन करता है वो वेग के स्थान पर रख देंगे, और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जितना भी आएगा उतने गुनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जैसे जैसे इसने बोला है कि द्रव्यमान को दोगुना किया है, कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। द्रव्यमान ऊपर रखा है तो ऊपर मतलब दोगुना किया है तो दो का गुणा करेंगे, ये हो गया द्रव्यमान में चेंज, तो द्रव्यमान रख लिया। मल्टीप्लाई में बेग है, अब बेग में क्या है, बेग को 3 गुना किया है तो बेग के स्थान पर बेग रखेंगे, यहाँ बेग रखेंगे 3 और उसका कर देंगे स्क्वायर। और जितनी भी ये आंकिक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, इनको छोड़ देते हैं, इनका हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है, बस हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये सॉल्व करके कितना आएगा, 3 दूनी 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब जो वो है गतिज ऊर्जा वह 18 गुनी हो जाएगी, 18 गुनी हो जाएगी। ये सवाल हम डायरेक्ट करते हैं कि अगर बेग को दो गुना किया है तो बेग v1 से, मतलब मान लो v1 को v मान लो और v2 को हम 2v मान लेंगे। अगर फिर भी आप ऐसा रख के देखोगे तो फिर आंसर यही निकल के आएगा 18 गुनी। ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट करते हैं, जिस वेरिएबल में जो परिवर्तन दिया है फॉर्मूले में उसके स्थान पर वही वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूले के अंदर जितने भी वेरिएबल होते, जितने भी कांस्टेंट होती हैं उसको हटा देते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले 1/2 कांस्टेंट था, इसको हमने हटा दिया, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो सिर्फ हमें वेरिएबल से मतलब है। m को 2 गुना किया है तो 2 रख लिया, v को 3 गुना किया है तो उसकी जगह 3 रख लिया। पर अब इनको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही उतने ही गुनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इस सवाल का जवाब हुआ 18 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। h ऊंचाई पर एक 20 किलोग्राम की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो इस h का मान बताइए। यहाँ पर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखो ये इसने बोल दिया है कि सर ये स्थितिज ऊर्जा है कितनी, u बराबर है, u का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। लेकिन इसने एक बात बोल रखी है, h ऊंचाई ये पूछी है, g की वैल्यू दी है और m की वैल्यू दी है और ये भी दिया है कितने जूल ऊर्जा है, तो 600 जूल ऊर्जा है तो यहाँ रखेंगे 600 बराबर में m कितना है 20 किलोग्राम है तो यहाँ 20 रखेंगे, गुणा कर देंगे यहाँ g की वैल्यू 10 दे रखी है और यहाँ कर देंगे h। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो इधर कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब होगा, देखो ये जूल में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो हमारा उत्तर भी m के s में आएगा, मतलब मीटर में। तो ऊंचाई ये ना h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, h की वैल्यू निकल के आएगी 3 मीटर। इस सवाल का जवाब हो गया। ये भी सवाल हम समझ गए। ये क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 2 21/1/2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरा ध्यान से देखना। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन एक टेबल पर रखी है जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। 2 किलो मतलब ये 2 मीटर लंबी एक चेन है जो एक टेबल पर रखी है, द्रव्यमान इसका 4 किलोग्राम है, ठीक है। यदि चेन की 60 सेंटीमीटर लंबाई लटक रही है, अब लटक रही है ये क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन देखो इस तरह से बनेगी। मैं इस सवाल को करता हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास टेबल है, ये एक टेबल है और इस पे ये चेन रखी है, चेन, इसका कुछ हिस्सा यहाँ लटक रहा है। ये चेन पूरी है, ये जो पूरी चेन है वो तो 2 मीटर लंबी है, 2 मीटर लंबाई की चेन है, और ये जो हिस्सा लटक रहा है वो है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हिस्सा ये लटका हुआ है। अब इसने ये कहा है कि अगर इस चेन को हम ऊपर खींचना चाहते हैं तो कितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बात बताओ, ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु को जमीन से जितना ऊपर ले जाते हैं उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो अगर हम इस चेन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो चेन ऊपर की तरफ जाएगी, तो अगर चेन ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, mgh फॉर्मूला लगेगा। तो इस वाली कंडीशन में फॉर्मूला तो सर ये लगेगा, u बराबर ऊर्जा, u बराबर m इंटू जी इंटू एच। तो पहला तो आएगा सर अब द्रव्यमान, द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान आएगा, जिस चेन को हम खींच रहे हैं, तो हम चेन को खींच रहे हैं 60 सेंटीमीटर की चेन को, तो 60 सेंटीमीटर की चेन का द्रव्यमान कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा सर h, ये इसको कितना ऊंचाई तक इसको खींचेंगे, और जी की वैल्यू हम जानते हैं 10। इसमें सवाल में देखो, सवाल में नहीं दिए तो हम इसका 10 इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखो हमें अब क्या करना पड़ेगा, m निकालना पड़ेगा और h निकालना पड़ेगा। h तुम कहोगे कि सर 60 सेंटीमीटर पूरी रख लेंगे, तो 60 मत रख लेना। ये जो h है ना, h का मतलब होता है किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई पर हम ले जा रहे हैं। ये जो चेन है उसने इतनी ऊंचाई पहले से कवर कर रखी है, तो सर चेन का हम कौन सा पॉइंट मानेंगे, किस पॉइंट से हम मानेंगे कि हम चेन का वो पॉइंट देखते हैं जिस पॉइंट पर इसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित हुआ माना जाता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र इसके बीचों बीच में कहीं होगा, यहाँ पर होगा इसका cm, तो हम ऊंचाई इसी cm से ही मापेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि इस चेन को अगर ऊपर खींचना है तो इसको कितनी ऊंचाई तक खींचना पड़ेगा हमको। इसका मतलब है ये यहाँ एच का काम सिर्फ ये वाला सेंटर ऑफ मास करेगा, सेंटर ऑफ मास करेगा ये वाला। तो सेंटर ऑफ मास को हम ऊपर को खींच लेंगे तो यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर करेगा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो एच की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो गई। मीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगा लेंगे। जी की वैल्यू 10 है, बस एम निकालना है। एम कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा कि 2 मीटर जो लंबी है उसका वजन 4 किलोग्राम है। इसका मतलब 2 मीटर का वजन कितना है, 4 किलोग्राम। तो हमें निकालना है इसका 60 सेंटीमीटर का वजन। ये जो 60 सेंटीमीटर है इसका वजन कितना है, जैसे 2 मीटर का मतलब होता है 200 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 60 सेंटीमीटर का वजन क्या होगा, 4/200 गुणा 60, इतना हो जाएगा किलोग्राम। ये हमने 2 मीटर को 200 कर लिया है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक और काट सकते हैं हम 10 बार, और ये कट गया 3 बार। तो ये हो गया 4 तिया 12, 12 का मतलब होता है 1.2 किलोग्राम हो गया। तो हम यहाँ पर अब वजन रखेंगे, इसका वजन आ गया 1.2 किलोग्राम, गुणा जी की वैल्यू 10 रखेंगे, गुणा एच की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ 30 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, हाँ 60 नहीं रखेंगे पूरा। यहाँ बस चेन चेन के केस में क्या होता है कि हमें वो ऊंचाई लेनी पड़ती है, हमें वो ऊंचाई लेनी पड़ती है जहां पर सेंटर ऑफ मास है। तो ये जो लटकी हुई चेन है उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, बस यही वाली गलती इसमें सब करते हैं। सब लोग ये 60 रखते हैं यहाँ पर, जबकि हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर 30, और इसको मीटर में बदलना है तो बट्टे में 100 का भाग लगाना पड़ेगा। अब बस अब इसको सॉल्व करो, 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे, 12 तिया 36 हो गया, 3.6, ये आ गया 3.6। तो इस सवाल का जो जवाब होगा 3.6 जूल होगा, चूंकि हमने एमकेएस में सब इस्तेमाल की हैं, एमकेएस में सब वैल्यूज को लिया है। तो इसका जवाब होगा 12 तिया 36 और ये 3.6 जूल इसका आंसर आएगा। ये सवाल हमारा आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि सर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। तो हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है हम उसको देखेंगे। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसमें m का गुणा ऊपर भी कर लें और m का गुणा नीचे भी कर लें तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन हमारी व्यवस्था बन जाएगी क्या, ये तो हो गया 1/2, ये m का गुणा अगर यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, और बट्टे में ये वाला m है। लेकिन ये हो जाएगा इस पर, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको m इंटू वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाली चीज को। तो हम यहाँ लिख देंगे K बराबर, और एक बार जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर होता है m इंटू वी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो यहाँ mv के स्थान पर p रख देंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा p का स्क्वायर और नीचे आएगा 2m। ये इसके बीच में रिलेशन होता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि यदि एक वस्तु का संवेग यदि एक वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब K कितनी हो जाएगी, ये सवाल है। तो देखो, संवेग को अगर हम 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे, इसका मतलब K बराबर हो जाएगा 2p और उसका होल स्क्वायर है, और बट्टे में आएगा 2m। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा, ये p स्क्वायर बट्टे 2m बचेगा। ये शुरुआत का गतिज ऊर्जा थी, बाद में इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब क्या है, ये 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ से अगर सवाल पूछता है, यहाँ से किसी तरह का सवाल बनाकर पूछता है तो हम आराम से उसको बता देंगे कि
सर गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध का फॉर्मूला होता है p²/2m। तो गतिज ऊर्जा सीधा सीधा संवेग के वर्ग के समानुपाती है। अगर हम गतिज ऊर्जा को चेक करना चाहते हैं कि ये कितना इसमें परिवर्तन आएगा, हमने बोला कि संवेग को हमने 3 गुना किया है, तो गतिज ऊर्जा कितने गुने हो जाएगी कि संवेग का क्या हो रहा है वर्ग, तो गति इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग होता है 9, इसका मतलब गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। अगर हमने संवेग को 5 गुना कर दिया तो 5×5 = 25, तो यहाँ पर 25 गुनी हो जाएगी ये। तो इस तरह से हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं सर कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्या होता है। तो पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उसको भी समझते हैं। तो चलिए अब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसको हम समझ सकते हैं कि किसी कण पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य उस कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब अगर हम किसी कण के ऊपर कोई बल लगाएं तो उस वस्तु द्वारा उस बल के माध्यम से जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा है W = 1/2m v2² - v1²। मतलब देखो ये निकला कैसे होगा, ये ऐसे आया होगा कि जैसे हमने गतिज ऊर्जा शुरुआत में मानी होगी 1/2m, ये v2², बाद की गतिज ऊर्जा में से घटाया गया होगा 1/2m v1²। अब अगर आप ये सोचोगे सर यहाँ पर m1 और m2 क्यों नहीं किया है, तो भाई वस्तु तो सेम है ना, एक ही वस्तु है तो द्रव्यमान सेम रहेगा। तो हमने 1/2m इसको कॉमन लिया है, तो सर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई बल कार्य करता है तो उस बल के माध्यम से वो वस्तु कितना कार्य करेगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल के। तो ये क्वेश्चन है, ये कि क्वेश्चन RRB ALP टेक्नीशियन 9/8/2018 के पेपर में पूछा गया भी है। ये जो क्वेश्चन है यही कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित है। पहले आप वीडियो को रोककर इस सवाल को ट्राई करना, उसके बाद हमारे आंसर से मैच करना। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपने ये ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। 4 किलोग्राम की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। 4 किलोग्राम की वस्तु है, इसका मतलब द्रव्यमान फिक्स हो गया। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से वो गति कर रही है। इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए, इसका जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा वस्तु को, तो हमें यहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। सर W बराबर होता है 1/2m × v2² - v1², ये होता है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/2, द्रव्यमान इसका फिक्स है 4 किलोग्राम है, 4 रखा। v2 यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस v1 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का भाग 4 में लगेगा तो 2 आएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 में से 25 घटेगा तो यहाँ 75 बचेगा। और अगर 75 का 2 में गुणा कर देते हैं तो 150 जूल, क्योंकि गतिज ऊर्जा है तो जूल में मापेंगे, क्योंकि ये MKS में है और ये भी MKS में है, तो आंसर आएगा 150 जूल। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर निकला होगा। ये तो हो गया। अब ऐसे तमाम कितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आराम से इनको कर सकते हैं। तो हम अब इस सवाल को समझते हैं। ये सवाल क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये भी न्यूमेरिकल हम समझते हैं। ये है क्या कि किसी वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो जमीन से किस वेग से टकराएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, उसको हम यहाँ से गिराएं, यहाँ जमीन है, तो ये जो जमीन है ना, यहाँ वस्तु जब आएगी, जब वस्तु यहाँ आ जाएगी, यहाँ मतलब जमीन से बस टकराने ही वाली होगी, जमीन से ये वस्तु बस टकराने ही वाली होगी, तो यहाँ पर इसका वेग क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ पर h जो है ना, h वो 20 मीटर दे रखी है। तो हम एक बात जानते हैं कि अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर ले गए हैं तो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होगी स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं mgh। तो अगर हमने उस वस्तु को यहाँ पर ले गए हैं h ऊंचाई पर, तो इसके अंदर एक ऊर्जा होगी, उसका नाम है स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है mgh। लेकिन जब हम इसको छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये इसकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होकर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर अंतिम पॉइंट पर आ जाएगी,
इसके बाद ये इस जमीन से टकरा जाएगी तो इस यहाँ पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना वह 1/2 mv², ये जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा पूरी की पूरी कन्वर्ट होकर ये बन चुकी होगी, क्योंकि हमें मालूम है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो यहाँ इसके अंदर सिर्फ एक ऊर्जा थी, इसका नाम था स्थितिज ऊर्जा। जब हमने इसको गिराया तो इसके अंदर आई गति, तो इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो गई और इस पॉइंट पर आते आते मैक्सिमम इसकी जो स्थितिज ऊर्जा जितनी भी थी पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बन चुकी होगी। तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि सर mgh बराबर 1/2 mv²। अब एक बात बताओ, वस्तु तो सेम है तो द्रव्यमान सेम होगा, इसका मतलब सर द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा। जी की वैल्यू देखो इसने दी नहीं है तो हम 10 मान लेंगे, एच इसने दे रखा है, जी की वैल्यू 10 मानी, एच कितना है 20 है तो यहाँ पर हमने 20 मान लिया, बराबर यहाँ पर है v²/2। 2 का अगर इधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 और 40 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आएगा 400। 400 बराबर v²। जब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा और 400 का वर्गमूल होता है 20, तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इस सवाल का जवाब होगा। 20 मीटर पर सेकेंड ये इस सवाल का जवाब आना चाहिए। ये हमने क्या कर दिया है, डेटा जरा बदल दिया गया, यहाँ 20 है तो ये ऑप्शन, अच्छा ये इसको हमने 10 माना है ना, अगर हम इसको 9.8 मान लें तो क्या होगा, ये हमने 10 माना है तो 10 मानेंगे तो फिर ये 20 आएगा। अगर हम इस जी के स्थान पर एक बार के लिए हम 9.8 मानते हैं तो 9.8 और इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1/2 और इधर हो जाएगा v²। ये जो जीरो है ये पॉइंट को काट देगी और इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये जो होगा ये 98 क्या होता है, ये होता है 49 गुणा 2, ये 98 होता है। 1 2 ये गया और 1 2 ये वाला भी आ जाएगा, बराबर में v² हो जाएगा। तो जब ये स्क्वायर हम इधर भेजेंगे, जब इधर भेजेंगे तो देखो 49 का 7 बाहर निकलेगा और इस 2 में से ये 2 निकलेगा और एक अंडर रूट में रह जाएगा, तो बराबर v² हो जाएगा। इसका मतलब ये 14, ये 14√2 आएगा, इसका आंसर 14√2 v²। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो सवाल सॉल्व किया था यहाँ पर जी की वैल्यू जो थी ना, जी की वैल्यू हमने 10 रख ली थी, तो 10 रखी है तो आंसर 20 आएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन ये जो सवाल है यहाँ पर जी की एग्जैक्ट वैल्यू, जी की वैल्यू 9.8 रखकर इसने आंसर इसको रखा है, तो ये 14√2 कहाँ पर है, 14√2 जूल ये है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो देख लेना भाई, जी को वैल्यू 10 रखेंगे तो आंसर 20 आएगा, और लेकिन अगर जी की वैल्यू को 9.8 रखेंगे तो ये सही आंसर आएगा। तो इसका मतलब इस सवाल में इसने जो जी की वैल्यू है वह 9.8 रखी होगी। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे कि शक्ति क्या होती है और शक्ति से कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम शक्ति को भी समझते हैं। तो चलिए अब हम शक्ति को भी समझ लेते हैं कि शक्ति क्या होती है। देखो शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। इसकी परिभाषा क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो यहाँ पर ये शब्द है ना, इस शब्द को जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है कार्य करने की दर। पहले मैंने बताया था ऊर्जा की परिभाषा में कि कार्य करने की क्षमता, अगर इस दर के स्थान पर मैं क्षमता शब्द रख दूंगा तो ये परिभाषा ऊर्जा की हो जाएगी, लेकिन अगर उस क्षमता के स्थान पर दर रख दिया जाएगा तो ये परिभाषा हो जाएगी शक्ति की। तो हम याद रखेंगे कि सर ये जो कार्य करने की जो दर है उसको शक्ति कहते हैं। ये जो परिभाषा है इस परिभाषा को भी वह फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर एक क्वेश्चन बना देगा। कैसे बनाएगा कि क्वेश्चन बनाएगा कि कार्य करने की दर को डैश, यहाँ पर खाली जगह कहते हैं, और इस खाली जगह के लिए 4 ऑप्शन बना देगा। शक्ति कहते हैं कि ऊर्जा कहते हैं कि ऊष्मा कहते हैं कि कुछ और चौथा ऑप्शन दे देगा। तो हमें वहां ढूंढना होगा कि सर कार्य करने की अगर दर है तो इसका मतलब है शक्ति का ये परिभाषा है, और अगर कार्य करने की क्षमता लिखा है तो इसका मतलब वह ऊर्जा की परिभाषा है। बस इतना सा अंतर होता है। हम यहाँ से एक और बात समझ सकते हैं, ये जो समय है अगर समय को एकांक मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। तो हम इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि एकांक समय में, एकांक
समय में वस्तु द्वारा किया गया कार्य, वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही डैश कहलाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बनाकर दे सकता है, ये परिभाषा को क्वेश्चन में रख देगा कि एकांक समय में वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ आएगा शक्ति कहलाता है। ये शक्ति की परिभाषा है। तो ये हमें शक्ति की परिभाषा समझ में आई। अगर हम यहाँ से मात्रक की बात करें, सर यहाँ से मात्रक क्या निकलेगा, तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। ये जो है ना कार्य का मात्रक होता है जूल, ये होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड, ये होगा सेकंड। तो जूल पर सेकंड होता है, और इसी को एक वैज्ञानिक थे वाट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वाट रखा गया था। शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको हम वाट बोलते हैं, वाट। ये एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जेम्स वाट के नाम पर। अब ये जो वाट है, इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी संख्या के पीछे न्यूमेरिकल में डब्ल्यू लिखा है, इसका मतलब वह वाट है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया सर शक्ति का मात्रक ये होता है और ये है। अगर हम इसका बिमी सूत्र निकालना चाहें तो बिमी सूत्र भी यहाँ से निकाल सकते हैं। डब्ल्यू का बिमी सूत्र निकालेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू होता है एफ इंटू डी, ml2 करके इसका हम बिमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा काम है। एक काम करो, क्योंकि बिमी सूत्र मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे, तो ये तुम्हारा एक काम है कि इसका बिमी सूत्र क्या होता है वो आप निकाल कर दिखाओ। अब इसने यहाँ पर परिभाषा में क्या बोला है, देखो अगर फिजिक्स में कहीं पर भी ऐसा लिखा है दर, तो इस दर का मतलब होता है उसमें समय का भाग लग रहा होगा। ये जो परिभाषा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो फिजिक्स में अगर कहीं पर भी दर लिखा है, तो इस दर का मतलब होता है कि समय का भाग लग रहा होगा। तो ये कार्य है ना, कार्य में अगर समय का भाग लगा देंगे तो इसको बोलेंगे कार्य करने की दर। अगर यहाँ पर विभव होता तो विभव में समय का भाग लगाते तो उसको बोलते विभव परिवर्तन की दर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, भौतिक विज्ञान में दर का मतलब समय होता है। तो ये हमें समझ में आ गया। तुम्हारे लिए एक काम है कि पी का विमीय सूत्र ये तुम्हें निकालना है। यहाँ पर शक्ति का विमीय सूत्र तुम्हें निकालना है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो गया। तो ये शक्ति होती क्या है, ये हम जानते हैं सर, कार्य ही शक्ति है। तो एक तरह से शक्ति एक अदिश राशि है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सर समय अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि होती है, तो फिर शक्ति भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो इतना हमें समझ में आया कि शक्ति के बारे में, बस हमको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब हम समझते हैं सर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वस्तु 20 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति बताओ। सर ये आसान है, बहुत आसान सवाल है। ये समय दे रखा है, मतलब टी की वैल्यू दे रखी है, और ये जूल इतना कार्य करती है, मतलब ये भी डब्ल्यू भी दे दिया है। तो पी बराबर तो डायरेक्ट निकालेंगे ना, पी बराबर कितना है 500, और बट्टे में कितना है 20, और इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 25 निकल कर आएगा, 25 वाट। 25 वाट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम करते हैं। एक पंप की, ये 2 बार लिख गया है कि एक पंप की शक्ति क्या होगी जो 25 मीटर ऊंचे रखी जल की टंकी में 200 किलोग्राम जल भरने में 10 सेकंड का समय लगाती है। जो जल की टंकी है वह 25 मीटर ऊंचाई पर रखी है, मतलब एच दिया है, और कितना पानी भरती है, तो यह है 200 किलोग्राम, मतलब एम दे दिया है। तो हम यहाँ पर mgh लगाकर उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। ऊर्जा ही कार्य होती है, तो उस टंकी को अगर हम यहाँ पर 25 मीटर ऊंचाई पर रख देंगे तो उसके अंदर ऊर्जा जो भी होगी वही उसका कार्य है। तो ऊर्जा हो गई होगी उसकी mgh। तो इसका मतलब हमें वैसे फॉर्मूला तो ये पता है सर, P बराबर ये W/T होता है, लेकिन यहाँ पर W के स्थान पर रखेंगे mgh। क्यों, क्योंकि वस्तु को किसी ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वह उसकी ऊर्जा से व्यक्त होता है। तो अगर किसी वस्तु को 25 मीटर की ऊंचाई पर ले गए हैं तो उसकी ऊर्जा mgh होगी। अब बस हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है और उत्तर निकालना है। m की वैल्यू कितनी है, 200 किलोग्राम पानी हम ले गए थे। g की वैल्यू अभी हम 10 रख लेते हैं। h की वैल्यू कितनी है 25 है, और t समय कितना लगा है, समय है 10 सेकेंड का समय, 10 से 10 कट गया तो 25 दूनी 50,
50,000 आएगा। शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो ये आएगा 50,000 वाट। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ये किलो है, किलो वाट में है। किलो का मतलब कितना है, 1000 ही होता है। तो ये है, अगर हम इसको किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 हटा देंगे 3 जीरो, ये हो जाएगा 5 किलो वाट। ये 5 किलो वाट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो अगला हम सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये कह रहा है कि एक 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 60 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक एक रस्सी पर चढ़ती है। मतलब एक रस्सी है, मान लीजिए ये रस्सी है और ये लड़की है, यहाँ पर ये चढ़ गई है इसके, इसका भार दे रखा है। भार क्या होता है, भार होता है m इंटू जी, ये भार होता है और इसकी वैल्यू दी है 60 न्यूटन। तो इसने एक बात बोल रखी है, जो लड़की है ना उसका भार है 60, 40 न्यूटन है भाई साहब, 40 न्यूटन है भार। कितना है, 40 न्यूटन। तो भार का फॉर्मूला जो होता है वो mg होता है। इसने बोला है एक 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 60 वॉट की शक्ति, इस लड़की की शक्ति भी दे रखी है, पावर कितनी है भाई, इसकी पावर है 60 वाट, ये पावर भी दे रखी है। 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, टी बराबर दे रखा है 20 सेकंड, 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊर्जा तक, कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, मतलब एच की वैल्यू पूछी है, एच बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू का काम क्या होगा, एम जी एच बट्टे टी। पी की वैल्यू हम जानते हैं 60, सवाल में दे रखी है 60 बराबर एम कितना है, अच्छा एम जी पूरा है, एम जी है 40, तो 40 रखेंगे। एच हमें निकालनी है, टी दे रखा है 10, टी कितना है 20 सेकेंड है, 20 यहाँ पर रखा। बस इसको सॉल्व कर दो, 20 का भाग लगाएंगे तो इसमें ये आएगा 2 बार, और 2 का इधर भाग लगाएंगे तो एच बराबर कितना आएगा 30। अब ये थे कितने, एम केस में थे तो 30 आने चाहिए भाई साहब। एम जी एच सही किया है, एम जी 40 रखा है, एम जी 40 रखा है, एच हमको निकालना है, एच निकालना है, टी बराबर 20 सेकेंड है, टी बराबर 20 सेकेंड है, और ये 60 है, 60 है। 2 का भाग अगर इधर लगाएंगे एच बराबर 30 निकल के आएगा। एक 40 न्यूटन भार की कोई लड़की 60 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। तो भाई साहब यही होगा फॉर्मूला, एम जी हो गया 40, पी बराबर 60 वॉट, टी बराबर 20 सेकंड, तो 2 का भाग इधर लगेगा तो 30 आएगा। 30 आना चाहिए भाई साहब, 30 मीटर निकल के आना चाहिए, 30 मीटर। और इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब मैंने इसका सवाल, एक मिनट रुको मैं इस सवाल को देखता हूँ, ये मैंने इसके ऑप्शन तो नहीं गलत लिख दिए भाई। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या, सवाल में हमने क्या गलती कर दी है, सवाल में हमने कर दी ये जो हमने ये 60 वाट लिख दिया है ना, ये 60 वाट के स्थान पर ये जो हमने 60 वाट लिखा है, देखो 60 वाट है तो इसका आंसर यही आएगा, यही 30 मीटर, ये फिक्स है। लेकिन हमने क्या है जी, सवाल जब लिखा है तो इस 60 वाट के स्थान पर वैसे है कितना, 160 वाट है। सवाल में जो हमने गलती कर दी है, हमने यहाँ 60 वाट समझ लिया है और हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन जो सवाल था जो एग्जाम में पूछा है, ये आरआरबी एएलपी 14/8/2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो ये मैंने पेपर से ही उठाकर लिखा है यहाँ पर। तो जब लिखा है मैंने इस सवाल को, तो मैंने यहाँ पर 160 होना चाहिए, मैंने 60 लिख दिया, तो कोई बात नहीं, 60 के हिसाब से, 60 के हिसाब से आएगा 30 मीटर इस सवाल का जवाब। और अब तुम्हारा काम है कि अगर इस 60 के स्थान पर 160 रख देंगे, अगर 60 के स्थान पर 160 रख देंगे तो इनमें से क्या आंसर आएगा, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये चलो तुम्हारे लिए एक होमवर्क हो गया कि सर अगर हम इस 60, सवाल यही है पूरा, बस 60 वाट के स्थान पर 160 वाट लिख देना, फिर इसको सॉल्व करना, तो इन 4 में से कोई एक आंसर आएगा। मुझसे 160 की जगह पर गलती से 60 लिख गया है, तो 60 के हिसाब से तो उत्तर 30 मीटर ही निकल कर आएगा। तो चलो ठीक है, ये सवाल हुआ। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत मोटर 373 मीटर गहरे तालाब से 360 किलोग्राम पानी 30 मिनट में निकाल देती है, तो मोटर की शक्ति बताओ। तो देखो एच कितना है, गहराई कितनी है, गहराई है 373 मीटर, ये दे रखा है। एम कितना है, एम दे रखा है 360
60 किलोग्राम इतना पानी है। टाइम कितना है, टाइम भी दे रखा है 30 मिनट है। इसको तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो शक्ति बतानी है तो फॉर्मूला तो यही होता है ना, P बराबर, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे mgh/T। अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो P की वैल्यू कितना, शक्ति ही पूछी है तो निकलेगा यहीं से डायरेक्ट निकलेगा। M की वैल्यू 360 मल्टीप्लाई बाई जी देखो इस सवाल में दिया नहीं है तो हम यहाँ 10 मान लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 373 बट्टे। अब इस टी की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू आएगी 30, ये तो मिनट है, लेकिन अगर इसे सेकंड में बनाना है तो 60 का गुणा और करना पड़ेगा। तो बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, एक जीरो से एक जीरो कटा, इस वाली जीरो से ये कटा, ये 6 या 18 है और 18 दूनी होता है 36, तो इसका मतलब इससे ये पूरा पूरा 2 बार कटेगा। 373 का गुणा इधर 2 में करेंगे तो 746 निकल कर आएगा, 746 वाट। तो यही हमारे इस सवाल का उत्तर है, 746 वाट। अच्छा ये हॉर्स पावर में है, हॉर्स पावर में तो हम एक बात जानते हैं कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट के बराबर होता है। और ये 746 वाट ही निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सवाल का जवाब क्या होगा, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर होगा। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा कि शक्ति क्या होती है, इसका क्या मात्रक होता है और इससे किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए। देखो ये जो यूनिट है, हर एक यूनिट के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स को मैं केवल न्यूमेरिकल्स की वो मात्रा करा के चल रहा हूँ जो CBT 1 में भी आ जाते हैं, रेलवे के जो पेपर हैं उनके CBT 1 में भी आ जाते हैं, केवल उतने न्यूमेरिकल। लेकिन CBT 2 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो न्यूमेरिकल हमें और करने पड़ेंगे, और ही अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत सारे न्यूमेरिकल करनी पड़ेंगे। तो वो तो जब पूरी फिजिक्स में करा दूंगा तो यूनिट वाइज मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो आप वहां से न्यूमेरिकल को देखना। लेकिन हाँ मैं उतने न्यूमेरिकल करा के चलता हूँ जितने CBT 1 के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस लेक्चर को एक बार ध्यान से और देख लो, समझ में आ जाएगा। तो अब हमारी जो यूनिट है, ये यूनिट नंबर 7 ये पूरी तरह से समाप्त हो गई। वर्क एनर्जी पावर ये यूनिट पूरी तरह से खत्म हो गई। अब हम कल स्टार्ट करेंगे हीट यूनिट नंबर 8। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।